आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेने जा रहे हैं या फिर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है या इन फ्यूचर कभी भी डिवोर्स हो सकता है, तो आपको ये 10 गलतियां कभी भी नहीं करना। अगर 10 में से कोई भी एक गलती आपने कर दी तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और आपको डिवोर्स ना मिले ऐसा भी हो सकता है और आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, भारी भरकम आपका नुकसान भी हो सकता है और चारों तरफ से आप घिर सकते हैं और आपको सजा तक हो सकती है। तो ये गलतियां कभी नहीं करना आपको। 10 में से एक गलती भी आपसे ना हो जाए, इस बात को नोट करके रख लीजिए। तो आज ऐसी मैं आपको 10 नियम बताने वाला हूं जिनका आपको पूर्णतः पालन करना है और इनमें से अगर एक भी नियम में आपने कोई भी छोटी सी चूक कर दी तो ये आपकी गलती मानी जाएगी और ये गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जय जिनेन्द्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, प्री लिटिगेशन मीडिएशन को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि कोर्ट जाने के पहले आप जानते हैं कि कई बार पुलिस स्टेशन में मीडिएशन होता है, कभी पंचायत बैठती है, कभी परिवार के लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा होती है। तो ये मीडिएशन है एक प्रकार का, इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। कोशिश करें कि इसी में मामला सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आपका मामला इसमें शांतिपूर्वक सॉर्ट आउट हो जाता है तो इसमें आपको मानसिक तौर से नुकसान नहीं पहुंचेगा, आर्थिक तौर से नुकसान नहीं पहुंचेगा और रिश्ते भी इतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे। यानी कि आप मानसिक तौर से बच जाएंगे, पैसा ही बच जाएगा और रिश्ते भी आपके सीमित ही खराब होंगे, बाकी आपके रिश्ते भी बच जाएंगे। यानी कल के दिन आप लोग अगर आमने सामने खड़े होगे तो कम से कम बात तो कर पाओगे, वरना ऐसी स्थिति बन जाती है तू दुश्मन मेरा मैं दुश्मन तेरा, बस यही चलते रहता है। मैं नागिन तू सपेरा। तो हमें नागिन सपेरा वाला खेल नहीं खेलना है, हमें समझौते के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करना है और डिवोर्स लेनी है। डिवोर्स कोर्ट से ही लेंगे, मैच्योर ले लीजिए। नंबर 2, दूसरी गलती कभी नहीं करना, अकड़ में नहीं रहना। केस के दौरान जहां पर आपको समझौते का मौका मिले, जहां पर आपको लगे कि सेटलमेंट की संभावना है, तत्काल आपको कूद जाना है और सेटलमेंट के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ के बात करनी है। कभी भी आपको अकड़ में नहीं रहना है। अगर अकड़ में रहोगे तो ना जाने कितने साल कोर्ट में लग जाएंगे, कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट एलिमनी और मेंटेनेंस में क्या आदेश देगी, राइट टू रेसिडेंस में क्या आदेश देगी, जेल होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट आपके मन में हमेशा चलते रहेंगे और आप सोच सोच के परेशान होते रहेंगे। इससे बेहतर है कि जब भी मौका मिले सेटलमेंट करने का तो एक कदम आगे बढ़िए, मैच्योर डिवोर्स के लिए जाइए और आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स लेके बाहर निकल जाइए। पर इसमें सेटलमेंट डीड बना के ही बाहर निकलिए और सेफ तरीके से मैच्योर डिवोर्स करिए। नंबर 3, महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखें। आपके घर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में से एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि अपने कीमती सामान और जेवर इसे भी सुरक्षित रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और पत्नी के आपके घर में रह रही होती है या किसी बहाने से आपके घर के अंदर आ जाती है, कभी पुलिस को लेके जाती है और घर में घुस जाती है, या आप नहीं होते हैं जब आपके घर में आ जाती है और आपके घर में रखी हुई कीमती जेवर, महत्वपूर्ण दस्तावेज उसे पता होता है कहाँ रखे, या तो उन्हें नष्ट कर देती है या छुपा लेती है या चुरा लेती है और आप बाद में परेशान होते हैं। तो अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और साथ ही कीमती सामान, जेवर, इसे सुरक्षित रखें। और साथ ही जैसे बैंक स्टेटमेंट, आरटीआई, निवेश, आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, बीमा पॉलिसियां, इनसे और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज की प्रति, इन्हें सुरक्षित रखिए। और साथ ही आपको अपनी पत्नी की जानकारी हासिल करने के लिए उसके विरुद्ध आरटीआई लगाइए, उसकी प्रति भी संभाल के रखिए। संपत्ति क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, एफडीआं क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकी जानकारी भी आपको ही निकालना है। ये अभी से काम शुरू कर दीजिए। नंबर 4, यदि विवाद की आशंका हो तो अपनी वित्तीय योजना समय रहते व्यवस्थित करें। अब आपको लग रहा है कि आपके केस में विवाद होने वाला है, लड़ाई होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, मामला कोर्ट पहुंचने वाला है, तो अब आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है, एफडीआं हैं, बैंक खाते हैं, क्योंकि पत्नी सब पे हमला करेगी, इतना पैसा इसके पास, इतना पैसा इसके पास,
अब इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको सोचना। और साथ ही अपने बैंक खाते में किसी अन्य व्यक्ति का पैसा नहीं लेना, चाहे वो परिवार के किसी व्यक्ति का ही क्यों ना हो। एक पैसा किसी का नहीं लेना, सिर्फ अपनी इनकम अपने खाते में डालना और सारे खर्चे अपने बैंक अकाउंट से करना है आपको। नंबर 5, सोशल मीडिया पर निजी जीवन का प्रदर्शन ना करें। हम कई बार बड़ी गलतियां कर जाते हैं। जब विवाद होने लगता है तो हम लोग आपस में एक दूसरे की फ़ोटो वगैरह और तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करने लगते हो। इतना ही नहीं, हम चिढ़ाने के लिए महंगे महंगे बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, हम महंगी महंगी खरीदी करते हैं, भलाई ना करें, लेकिन फ़ोटो खींच के आते हैं, क्लिक करते हैं, बढ़िया किसी कार के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खरीदी करते हुए दिख रहा है, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन रहा है, बड़ा बड़ा मोबाइल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। तो अगर ऐसा करते हैं सोशल मीडिया पर तो ये आपके विरुद्ध जा सकता है। और साथ ही विदेश यात्रा, इस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो ये भी कोड मानेगी आपके पास इनकम है, इसलिए तो आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी खासी खरीदी कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। भाई आप ऐसा कर रहे हो कि कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं कैश और उसको 1 डेढ़ महीने यूज कर लेते हैं अपने बिजनेस में, फिर भर देते हैं। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से निकला हुआ पैसा सारा का सारा आपकी शॉपिंग माना जाता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप अपने हिसाब से करिए। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में पहुंच गए हैं तो ध्यान रहे कि ये वाइफ को पता ना लग जाए, वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं और आपके मेंटेनेंस के केस में, डिवोर्स के केस में ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं। नंबर 6, झूठे आरोपों की स्थिति में सबूत सुरक्षित रखें। आपके ऊपर अगर झूठे आरोप आ रहे हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं तो सबूत कलेक्ट करिए। जो पहले के सबूत हैं उन्हें सुरक्षित रखिए, जैसे कि चैटिंग, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग, अन्य कोई दस्तावेज, इन्हें सुरक्षित रखिए, जैसे आरटीआई के दस्तावेज या और कोई दस्तावेज, इन्हें सुरक्षित रखिए, ये सबूत के तौर पर काम आएंगे। ओरिजिनल प्रति आपको संभाल के रखना है और ओरिजिनल प्रति सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्ट में जमा करनी है, बाकी जहाँ पर भी आप दें सब जगह आप उसकी कॉपी दें। नंबर 6, नंबर 7, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना ना करें। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश कर दिया है तब भूल कर भी गलती ना करें, या तो आदेश को कैंसिल करा के आएँ या फिर मेंटेनेंस देना शुरू करें। चाइल्ड विजिटेशन या फिर कस्टडी का आदेश दिया, इस पर भी ध्यान रखें। इसके अलावा कोर्ट की अवमानना ना हो जाए, यानी कि आप गुस्से में पहुंच गया कोर्ट में और कोर्ट में आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो कोर्ट की अवमानना ना हो जाए। कोर्ट ने आपको बुलाया और या कोर्ट ने कुछ कंडीशंस में आपको एंटिसिपेटरी या रेगुलर बेल दी और आपने उसका पालन नहीं किया तो आपकी बेल भी कैंसिल हो सकती है, यानी कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, बच्चों को विवाद का हिस्सा ना बनाएं। कई बार देखा है कि वाइफ क्या करती है कि अपने बच्चों को आगे कर देती है, खासतौर से लड़की को बोलती है कि देखो इसके पिता ने इसके साथ गलत काम किया, गलत जगह छुआ, गलत इशारे किया। तो बच्चों को बलि का बकरा ना बनाएं, विवाद में बच्चों को हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि बाद में इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बच्चों को जब आगे चल के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें सारी चीज़ पता लगती है, तो उनके मन पर भी एक बड़ी गिलानी जैसी हीन भावना पैदा हो जाती है कि देखिए मैंने अपने पिता के ऊपर कितना गंदा आरोप लगाया था जो कि झूठा था, और वो जीवन भर उस चीज़ को सोच सोच कर घुटते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, बच्चों को बीच में ना लाएं, विवाद का हिस्सा ना बनाएं। डिवोर्स फाइनल हुए बिना यानी कि डिवोर्स अभी तक नहीं मिला तो आपको दूसरी शादी नहीं करना है, लिविंग में नहीं जाना है, किसी के साथ संपर्क में नहीं रहना है, अफेयर में नहीं पड़ना है, वरना आप बाद में दिक्कतें फंस सकते हैं और एक तरफ से नहीं 2 तरफ से फंस सकते हैं। जिसके साथ आपने शादी किया, लिविंग में रह रही अफेयर है, वो आपको फंसा सकती है और पहली वाली वाइफ भी आपके ऊपर अटैक कर सकती है सबूत होने पर। तो आपको अभी भी जब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ तब तक आपको ना किसी के साथ अफेयर में रहना, ना लिविंग में रहना, ना रीमैरिज करना। और नंबर 10, ध्यान रहे
ऐसे वकील को चुनें जिन्हें मैट्रिमोनियल केसेस का अच्छा खासा अनुभव हो या फिर क्रिमिनल केसेस का अच्छा खासा अनुभव हो। ऐसे एडवोकेट को चुनें, यानी कि अनुभव होना चाहिए उन्हें इस तरीके के केसेस लड़ने की, क्योंकि इनमें कई परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट तय करती है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है, फिर भी कोर्ट उसे मेंटेनेंस तय कर सकती है। यानी कि मेंटेनेंस तय करती है तो कोई ना कोई परिस्थिति कोर्ट के सामने होगी, इस कारण से किया। तो बल्कि जबकि कानून ये कहता है कि अडल्ट्री में अगर वाइफ है तो उसे किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो हम इसे अपवाद भी कहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार कोर्ट आदेश करती है। इसलिए अनुभवी एडवोकेट से मिलिए और अपने केस में बेहतर पक्ष रखिए और उनके साथ संपर्क बनाए रखिए और समय समय पर पेशी पर अवश्य जाइए। मैं हूँ मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।